बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगामात दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहाँ पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। आज वहाँ पर टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं। अडयाला जेल का अमला है, वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहाँ से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज़ है। कल ये मरीम नवाज़ के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फूफी ताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पर नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा ज़रा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्द वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज़ की तरह है। पाकिस्तान की तारीख़ में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्ज़ाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफ़ी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का ये मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाक़यात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब है। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज़्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली, इस तरह बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल
इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत ख़त्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियाँ इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज़्यादा बात कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं हैं, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमज़ोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बाद वक़्त नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से, और वो राब्ते जो हैं वो मौलवी महमूद साहब के हैं, वो हमारे ये राब्ते वाब्ते करवा रहे थे। फवाद चौधरी साहब कभी ऐसी गलती या इस तरह की बात नहीं करेंगे। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया क्योंकि वहाँ बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया गया। ना ही फार्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहाँ पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया, मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं। वैसे आसिम मुनीर साहब को इस बात का शौक है, ये मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि एक दिन आसिम मुनीर साहब ने 3 सहाफ़ियों का नाम लिया और एक चौथे सहाफ़ी के सामने ये कहा, अगर वो सहाफ़ी ये सुन रहे हैं तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो फिर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद तस्दीक कर दें, तस्दीक तो इसकी हो जानी है। आसिम मुनीर साहब ने एक सहाफ़ी को ये कहा कि इमरान रियाज से मैं कदम बोसी करवाऊंगा जैसा कि कौन करता है, तलत हुसैन का नाम लिया था, और भी 2 नाम लिए थे, मैं पर्दा रख रहा हूं, लेकिन तलत हुसैन का मैं इसलिए ले रहा हूं कि तलत हुसैन साहब सारी हदें अबूर करते जा रहे हैं, सारी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आसिम मुनीर ने जिन 3 सहाफ़ियों का नाम लिया कि जैसे वो मेरी कदम बोसी करते हैं ऐसे मैं इमरान रियाज से भी कदम बोसी करवाऊंगा और उसकी नाक रगड़वाऊंगा। मेरा अल्लाह ना रगड़वाए तो किसी का बाप भी नहीं रगड़वा सकता। मेरा रब अगर मेहरबान हो ना, मेरा रब अगर मेहरबान है, मेरा रब अगर मदद करे और वो सब्र दे तो कोई नाक ऐसे रगड़वा नहीं सकता। इज्जत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। मैं यानी इनकी कैद के अंदर रहा हूं, इन्होंने वो जुल्म किए हैं, अजीबो गरीब इन्होंने हरकतें की हैं, मेरी वो हालत कर दी वो बता नहीं सकता आपको मैं, लेकिन चले कोई नहीं, टाइम गुजर गया। तो ये इमरान खान साहब ने भाई क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा नहीं, मौत कबूल करूंगा, कैद कबूल करूंगा, आसिम मुनीर की गुलामी किसी हालत में कबूल नहीं करूंगा और मैं मरना पसंद करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि दुनिया की तारीख में कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता
जब तक वो खुद को तैयार नहीं करती। आज़ादी या मौत, आपको एक चुनना पड़ेगा। या आप आज़ादी लेंगे या आप मौत लेंगे। कौम को इस लेवल तक अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब तक कौम खुद को तैयार नहीं करती तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब पे तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बम्बारमेंट होती है, उन पे अटैक किया जाता है सलमान अकरम राजा साहब पे, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे उस पर पूरा भरोसा है सलमान अकरम राजा पे, और उन्हें पैगामात पहुंचाए जाएं मेरी जानिब से, क्योंकि पार्टी को कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने पहुंचाएं, वो सलमान अकरम राजा साहब लेकर जाएंगे और ले जाकर पार्टी के लोगों को देंगे। अब क्योंकि खान साहब ने ये पैगाम है, इनके जब ट्विटर हैंडल से आएगा तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर रिकॉल करके वो बताते हैं, और फिर इमरान खान साहब का पूरा एक ट्वीट जारी हो जाता है, वो ट्वीट भी जारी हो जाएगा। लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने मुरीदके का तस्करा किया तो आज सुबह सुबह एक वीडियो आई, मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा। जिस शख्स ने मुझे वीडियो भेजी उसने कहा जी और वीडियोस भी हैं उसकी इतला के मुताबिक, और वो ये कह रहा है कि ये एक वीडियो नहीं है, ये ज़्यादा वीडियोस हैं, और वक्त आने के साथ साथ मज़ीद वीडियोस सामने आ सकती हैं। इन वीडियोस में ना मुरीदके लिखा हुआ है, पीछे एक बाटा की दुकान भी है, उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, पीछे एक जगह पे एक लिखा हुआ मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो अंडरपास से गुजरे हैं, वो भी एक जगह पे लिखा हुआ है, सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, एक एड्रेस लिखा हुआ है मुरीदके का। तो ये कंफर्म हो रहा है कि ये एरिया कहीं मुरीदके का ही है। फिर वहां पे जितने बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट और वो सामान पहना हुआ है, तो ये किसी मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इस तरह का सामान पहनती है। तो मुरीदके में माजी करीब के अंदर जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये सानिया मुरीदके का है, जहां पे तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब ये जो वीडियो है ये इतनी खौफनाक है, इसमें एक ट्रक नजर आता है और पुलिस वाले कुछ उस ट्रक के अंदर डाल रहे हैं, और आसपास जो है वो घेरा डाला हुआ है, पुलिस ने, गाड़ियां भी खड़ी हैं, और पुलिस वाले ही वहां पे मूव कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं इनमें कुछ सादा कपड़े वाले लोग भी हैं। एक मैंने बड़े गौर से जब क्लोज करके देखा तो वो ये दिखाई दिया कि एक बंदा है, अब जख्मी है या लाश है कुछ समझ नहीं आ रही, वो हिलजुल नहीं रहा, बिल्कुल उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। उसको उठाकर पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर फेंका है। अब इससे पहले कुछ लोग ये दावे कर चुके हैं कि लाशों को ट्रकों के अंदर डाल के वहां से मुंतकिल किया गया। ये बड़ा हौलनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वाकई वहां पे इस किस्म का कत्लेआम हुआ है मुरीदके में कि एम्बुलेंसों की जगह ट्रक लाने पड़ गए बंदे लोड करने के लिए? देखिए सैकड़ों एम्बुलेंसेज मौजूद रहती हैं हर वक्त पूरे पंजाब में, और जब इस तरह का सानिया या वाकया कहीं होता है तो उससे पहले वो करीब पहुंचा देते हैं कि अब क्योंकि ऑपरेशन होना है या सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लोग ज़ख्मी हो सकते हैं, तो ज़ख्मियों को और लाशों को यहां से मुंतकिल करना। तो एम्बुलेंसें तो वहां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा एम्बुलेंसेज के होने के बावजूद ये ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। ट्रक क्यों इस्तेमाल किए गए? जिन लोगों का वो काम है उन्हें वो करने क्यों नहीं दिया गया? जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं उन्होंने, जो उसके इंचार्ज हैं ईदी वाले, उन्होंने समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, जो हुकूमत का अपना टीवी है, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि यहां से जो जख्मी हम ले गए हैं वो 100 से 150 हैं, हम लोग ले गए, उनकी अपनी सर्विस और सर्विसेज भी हैं जो काम करती हैं। उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में जख्मी बताएं। लाशों के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। डॉन की रिपोर्ट ये कहती है कि हजारों गोलियां चली हैं और लगातार चलती रही हैं, और बड़ी देर तक वहां पे फायरिंग होती रही है, बहुत देर तक, घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा, शेलिंग और फायरिंग होती रही है, और लाउड स्पीकर में ऐलान किए गए पुलिस की जानिब से कि बाहर कोई ना निकले। तो जब तक पूरा एरिया क्लियर नहीं कर दिया गया तब तक बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन जब फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो फिर हमने देखा कि खून के धब्बे जगह जगह थे और हजारों गोलियों के खौल सड़कों पे इधर उधर पड़े हुए थे। यह डॉन की रिपोर्ट है। और अब ये एक ट्रक नजर आ रहा है जिसके अंदर उठा के एक लाश फेंकते हुए, वीडियो का दुरानिया छोटा है, हो सकता है कि इसके आगे पीछे के दुरानिया की वीडियोस भी हों। जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मेरे पास जो वीडियो है वो उससे 7-8 सेकंड लंबी है, जिसने सोशल मीडिया पे डाली, हो सकता है उसने एडिट करके डाली हो। लेकिन अब मैंने बड़े गौर से देखा तो कम से कम 1-2 मरतबा मुझे ऐसा महसूस हुआ, और एक मरतबा तो बहुत क्लियर महसूस हुआ कि एक बंदे को उठा के पुलिस वाले ट्रक में फेंक रहे हैं। हालांकि वहां तो बहुत सारी एम्बुलेंसेज थी और ट्रक की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके कि
मामला और ख़राब हो। देखे ना, ये डरे हुए तो हैं, इन्होंने सारे सियासतदानों की सिक्योरिटी तब्दील कर दी है, इन्होंने मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी की पूरी स्क्रूटनी की है, इन्होंने ये इतने डरे हुए हैं कि मौलवियों को इन्होंने वजीफ़े लगा दिए हैं, बहुत सारी मसाजिद इन्होंने बंद कर दी हैं और इकरारनामे मौलवियों से ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उनको पुरअमन रखना चाहिए, ये तो सबसे लेने चाहिए। लेकिन मुरीदके में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिस पे पर्दा डाला जा रहा है और इस पे हमें सबको बहैसियत कौम आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, जुल्म इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, किसी खातून के ख़िलाफ़ हो, किसी पश्तून के ख़िलाफ़ हो, किसी बलोच के ख़िलाफ़ हो, किसी पंजाबी के ख़िलाफ़ हो, जुल्म जुल्म होता है। तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हो, नून लीग के कारकुन के ख़िलाफ़ हो, किसी के ख़िलाफ़ हो, जुल्म जुल्म ही होता है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हर दौर में उठानी चाहिए। तहरीक लब्बैक से लाख इख्तिलाफ़ात सही, लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म अजीम हुआ है, इनको घेर के मारा गया। और दोनों भाई जो साद रिजवी और अनस रिजवी हैं, ये बेचारे बाहर आके जो भी कहते रहे बेचारे बाहर आके, लेकिन ये एजेंसियों की तहवील में ये लिखी पड़ी बात, ये कहीं और नहीं है। हो सकता है शुमाली इलाका जार से बाद में बरामद हो जाए, हो सकता है ये कहें जी कि हम कहीं चले गए थे, हम वापस आ गए हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे, अभी तक तो वो डटे हुए हैं। और दूसरा, उनको अंदर रखना भी मकसूद है, वो इसलिए अभी उन्हें अंदर रखना मकसूद है क्योंकि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक है उसके गुब्बारे में से हवा निकाली जा रही। पीटीआई का मैं आपको बता रहा था, कोई बंदा खरामा मिलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बड़े खुश होते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और तहरीक लब्बैक के लोग जत्था बना के आते हैं। ये हमला करने भी जत्था बना के आते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी जत्था बना के आते हैं। 20-20, 25-25, 30-30 इकट्ठे बैठ के कहते हैं जनाब कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक लब्बैक से, हम जानते नहीं है जी, हमें माफ़ कर दें, हम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, और जनाब अली हम वफादार रहेंगे, हम जनाब जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। पहले तो ये कस्में खाते थे, कुरानें उठाते थे, पहले ये कहते थे हम दीन के लिए काम कर रहे हैं, पहले ये कहते थे हम हुब्बे रसूल में ये काम कर रहे हैं, तो अब जनाब आप किस लिए काम कर रहे हैं? तो इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए और इस तरह के ताने दूसरों को नहीं देने चाहिए कि वक्त आने पर आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाए। तो तहरीक लब्बैक वालों ने ज्यादती जरूर की थी, लेकिन उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। अभी मैं फिर आज देख रहा था बहुत सारे बंदे, जी मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे अब्बू का भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो दूसरा एक आ गया, कहता जी मैंने इलेक्शन जरूर लड़ा लेकिन मैं तहरीक लब्बैक से खुश नहीं हूँ जी, हम उनसे अपनी अलहदगी करते हैं, हमारा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है। तो धड़ाधड़ उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई जा रही हैं एक के बाद एक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 12 नवंबर को अमन जरगा होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल होंगी, दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, साबिक और मौजूदा गवर्नर शामिल होंगे, सियासतदान शामिल होंगे और सियासी क़यादत शामिल होगी। तो ये जो अमन जरगा है 12 नवंबर को जो होने जा रहा है, इसमें जो फैसले मुबैना तौर पर सामने आ सकते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई नरम चीज़ नहीं होगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और एक बड़ी मुश्किल ये है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने जब बनाया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो इससे ना नौजवानों में एक तहरीक पैदा हुई है, यानी उम्मीद पैदा हो जाती है ना, भाई ये बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। भाई हमारा बंदा उठा के हमारे बीच में से बैठने वाला वज़ीर आला बना दिया इमरान खान ने, वो बड़ी ऑक्सीजन मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है नौजवानों को। तो नौजवान खैबर पख्तूनख्वा में पहले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी कोई एहतजाज की इतनी जल्दी भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये हुकूमत जिस शाख पे बैठी है उसे खुद काट रही है, वो ये जानते हैं कि ये अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं और इनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ इदारों में बेचैनी बढ़ रही है बल्कि हुकूमत के ईवानों के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है और एक के बाद एक ख्वाहिश जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जैसा कि अब 27वीं आईनी तरमीम है, उसे पूरा किया जा रहा है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र से मुतसादिम 2-3 चीज़ें सिर्फ इसलिए शामिल की गई हैं ताकि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बारगेनिंग का और फेस सेविंग का मौका मिले। तो पीपल्स पार्टी बाद में ढोल पीटेगी कि जनाब देखें हमने जमहूरियत बचा ली, हमने आईनी तरमीम पास करवा ली, और भाई जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया ना वो तो आपने जूते पॉलिश करके कर देना है। ये तो बिलावल और जरदारी इनकार कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एग्जैक्टली वही कहेंगे जो इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुक्म दे देगी। ये तो इनको थोड़ी फेस सेविंग दी गई है कि जनाब हमको ये भी कहेंगे तो कहना जी ये हमने नहीं करना, तो हम आपसे फिर इस पे बार्गेन कर लेंगे कि ठीक है जी ये वाला ना करें। मोहसिन बेग साहब ने इससे मिलती जुलती पूरी एक खबर भी जारी कर दी है और मोहसिन बेग साहब इस पे बड़ा सादा सादा वो फरमाते हैं कि जनाब ये चीज़ें तय हो गई हैं, इसके बाद कश्मीर में जो है वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी दे दी जाएगी, ये भी फार्मूला तय हो गया है।
तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल वही करेगी, हल्की फुल्की बार्गेनिंग के बाद, कोई इसमें खराबी वाली बात नहीं है। हाँ, एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसपे कुछ लोग गौर दिला रहे हैं। ये आमिर खान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। बंदे को क्रेडिट देना चाहिए जो इस बारे में सोच रहा है। वैसे तो ये नंबर सबके सामने है। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत सेनेट में फंस जाएगी, वहां उनको 3 वोट मजीद दरकार है। अब उन्हें ANP को साथ में लाना पड़ेगा कि 1 वोट उसका पड़ जाए ML वली खान का, और 2 वोट फजलुर रहमान से लेने पड़ेंगे। PTI तो वोट नहीं देगी, तो फजलुर रहमान के 2 वोट लेने के लिए फजलुर रहमान साहब को फिर लचक दिखानी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, फजलुर रहमान साहब के अपने पिछली दफ़ा भी 2-3 सेनेटर उनके कंट्रोल में नहीं थे और अब भी नहीं है, तो वो सेनेटर तो जाएंगे उधर ही जहां एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहेगी। तो फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल के, कोई ना कोई गेम करके एक मरतबा फिर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा ये कि फिर एक मरतबा आला कार के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो लोग मशवरे दे रहे हैं आजकल, उनके बारे में अलीमा खानम ने भी स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा जी, फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल और इन जैसे बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ जाने वालों पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए। इन लोगों की बात कीजिए जो शहीद हुए, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, वो तमाम लोग जो 2.5 साल से अब तक जेलों में कैद हैं। इनके लिए आवाज़ उठाएं कि इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। वो आम लोग जिनके घर बर्बाद हो गए, घर वाले फाकों तक आ गए, उनकी बात कीजिए। ये अलीमा खानम ने स्टेटमेंट दिया है। अब मीडिया के ऊपर किस किस्म की पाबंदियां हैं, बाकी चीज़ें भी हैं मेरे पास खबरें कुछ, वो अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का तफसीली बयान भी आ जाएगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।